इसलिए और ज़्यादा फोकस के साथ समझेंगे। हेडिंग बनाई आपने, प्रूफ ऑफ ASA। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास A B C और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है P Q और उसमें ASA गिवन है। मान लेते हैं एंगल A एंगल P के इक्वल है, AB वाली साइड PQ वाली साइड की इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ये होता है एंगल साइड। इसमें हमें लेट कौन कौन सा करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बताया। इसमें आपको लेट कौन कौन सा करना है, आपको लेट करना है कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q। BC वाली साइड किसके इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल। ठीक है, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं कि एंगल साइड एंगल में एंगल साइड और एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो जो हम लेट करके चल रहे हैं उसको हम किस में लिखेंगे, क्योंकि ASA हमें दिया गया है। तो गिवन में एंगल B को हमने किसकी इक्वल लेट किया है, एंगल Q के। BC वाली साइड को किसके इक्वल लेट किया है, QR। और एंगल C को किसकी इक्वल लेट किया है, एंगल। ये सारी चीजें तो क्या है हमें गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, प्रूफ कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQ। तो अब ASA तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ASA इसमें क्या है, गिवन है ना। तो ASA अगर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ तो मैं कोई और सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करूँगा, जैसे कि SAS। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ASA क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, अभी फोकस करो समझने में। ओके ईशान आप भी। तो यहाँ पर क्योंकि दो ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल पहले से गिवन है, एंगल साइड एंगल पहले से गिवन है, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरे को प्रूव करने को कहा गया है। ओके, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए अलग अलग ट्राई करूँगा। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ट्राई करूँगा, SAS। ASA को मुझे प्रूफ करना है, SAS मुझे पहले से पता है। तो प्रूफ करने के लिए मैं 3 केस लेकर चलूँगा। केस 1 जिसमें मैं मानकर चलूँगा कि AB और PQ आपस में इक्वल है। AB और PQ को क्या लेकर चल रहे हैं, अभी समझ लो, नोट करने के लिए टाइम दूंगा, फिर खाली बैठे रहते हो, फिर बातें करते हो। ध्यान दो इधर सभी बच्चे। केस 1 जिसमें हमने AB को PQ के इक्वल लिया, ठीक है। अगर AB PQ के इक्वल है तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में AB और PQ आपस में क्या है, ये हमने लेट किया था। केस 1 में हमने इसको माना है कि AB और PQ आपस में क्या है, इक्वल है। खड़े हो जाओ और पीछे खड़े हो जाओ गेट के पास। AB और PQ आपस में क्या है, इक्वल। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, इट इज एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इट इज BC और QR ये भी इक्वल है, इट इज ऑल्सो। तो साइड एंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये हुआ केस फर्स्ट, जब मैं खुद से AB और PQ को इक्वल लेकर चल रहा था। अब आप में से कोई ये भी तो सोच सकता है कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि AB और PQ इक्वल हो। भाई ये आपके पास दो ट्राइंगल्स थे ABC और PQR। केस 2 में जरूरी थोड़ी ना है कि आपने AB और
पी क्यू इक्वल ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी वाली साइड पी क्यू से बड़ी हो। पॉसिबिलिटीज सारी देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वाली पॉसिबिलिटी सबसे सिंपल वाली मानी थी। क्या मानी थी कि ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, इक्वल। अब क्या मान के चल रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ए बी वाली साइड इक्वल हो ही ना, ए बी वाली साइड पी क्यू से बड़ी हो, है ना। ए बी वाली साइड क्या हो, पी क्यू से बड़ी। तो अगर ए बी वाली साइड पी क्यू से बड़ी है तो मैं अगर पी क्यू को उठाऊंगा यहाँ से, अगर मैं इस वाली पी क्यू साइड को यहाँ से उठाऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा तो कहीं तक तो मैच होगा, है ना। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ए बी वाली साइड पी क्यू से बड़ी है, ए बी बड़ा है, पी क्यू छोटा है, तो पी क्यू जब छोटा है और मैं पी क्यू को उठा रहा हूँ और यहाँ रख रहा हूँ तो कहीं तक तो जाएगा। इक्वल नहीं जा रहा है लेकिन कहीं तक तो जाएगा। तो वो जहाँ तक जा रहा है उसको क्या मान लिया मैंने, बी एम। क्या मान लिया उसको, तो पी क्यू और बी एम क्या हो गए, इक्वल हो गए। पी क्यू और बी एम क्या हो गए, देखो ए बी जो है वो पी क्यू से बड़ा है, ए बी पी क्यू से बड़ा है। ये चीज समझ आ रही। अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है तो मैं अगर पी क्यू को उठाऊं और ए बी के ऊपर प्लेस करूं तो नो डाउट वो ए बी को कवर नहीं करेगा लेकिन कहीं तक तो जाएगा। तो किस पॉइंट तक जा रहा है, एम पॉइंट तक जा रहा है। तो अगर एम पॉइंट तक जा रहा है तो इसका मतलब बी एम और पी क्यू आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो लेट M is a point on AB such that BM equals to PQ। अगर AB PQ से बड़ा है, आप में से कोई कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि AB जो है वो PQ से बड़ा है, तो ठीक है मैंने आपकी बात मान ली कि AB PQ से बड़ा है। लेकिन अगर मैं PQ को उठाऊंगा और AB के ऊपर रखूंगा तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा। तो किस पॉइंट पर मीट करता हुआ मान लिया, तो M जो है वो पॉइंट है AB के ऊपर सच डेट कि BM और PQ आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, अब इससे M से C पॉइंट को मैं ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और मुझे दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम है ट्रायंगल BMC और एक का नाम है ट्रायंगल PQ। Now in triangle BMC and triangle BMC और ट्रायंगल PQR में BM और PQ क्या ये आपस में इक्वल है? BM इक्वल्स टू PQ। ये अभी हमने लेट किया, माना था। लेट करने का क्या मतलब होता है, क्या एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है? ये पहले से गिवन है एंगल साइड एंगल की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से गिवन है? ये एंगल साइड एंगल। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, इट इज और BC किसके इक्वल है? ये भी BC इक्वल्स टू QR, इट इज आल्सो। तो बच्चों साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। नाम क्या है दोनों ट्रायंगल्स का? BMC और PQR। इट इंप्लाइज ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? बाय SAS। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो और ज़्यादा फोकस के साथ समझना जो मेन पार्ट अब शुरू हो रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय तनिष्का बेटा इस एंगल का नाम बताओ। MCB या BC। इट इंप्लाइज BCM वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है? PRQ। अच्छा, खाली R भी लिख सकता हूँ? यहाँ खाली R भी लिखा जा सकता है क्योंकि सिर्फ R ही बन रहा है और कोई सा एंगल नहीं।
यहाँ एंगल सी नहीं लिख सकता खाली, क्योंकि ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, तो वहाँ पर खाली एंगल सी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर खाली एंगल आर लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। ये किस किस को समझ आ रही बात? दोबारा बताता मैंने क्या बोला। यहाँ पर एक ही एंगल बन रहा है ना आर, तो इसको सिंपल एंगल आर लिख सकते हो। पी क्यू आर लिखने की या पी आर क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप खाली एंगल सी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं आपको लिख दूं एंगल सी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है। ये चीज क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर हो रही है? ठीक। अश्विन आप भी खड़े हो जाओ बेटा, और खड़े होकर ध्यान देना। तो एंगल बी सी एम जो है वो एंगल आर के क्या है? इक्वल बाय सीपी बाय सीपी। अगर बी सी एम और एंगल आर आपस में इक्वल है बाय सीपी सीटी, तो ये भी तो हमें गिवन था कि ये पूरा एंगल ए सी बी इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये हम गिवन में लेकर चल रहे थे। एंगल सी पूरा किसके इक्वल है? एंगल आर के। बट एंगल ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैं एंगल सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरा एंगल अगर मैं ले रहा हूँ। लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा ना लिखकर क्या लिखूं? ए सी किसके इक्वल था? ये पूरा एंगल किसके इक्वल था? एंगल इट इज ये गिवन था, ठीक है। अब देखो ये भी एंगल आर के इक्वल और ये भी एंगल आर के इक्वल। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब एंगल बी सी एम और एंगल ए सी बी क्या हो गए? बी सी एम और ए सी बी क्या हो गए? अब जरा ध्यान दो, अब पूरा खेल फिगर पे है, तो इसलिए फिगर पे ध्यान देना जरा। बी सी एम ये वाला एंगल है, बी सी एम ये वाला एंगल है, और दूसरा एंगल कौन सा है? ए सी बी। ए सी एक छोटा एंगल और एक ये पूरा बड़ा एंगल, ये दोनों आपस में क्या बता रखे हो? इक्वल। इनको अभी क्या प्रूफ किया आपने? ऐसा पॉसिबल है? एक छोटा सा एंगल जो मैंने ये पर्पल सा कलर से बनाया, एक बड़ा एंगल जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ये आपने अभी क्या दिखा दिए हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? कौन कौन कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल है, तो ऐसा पॉसिबल जब तक ये दोनों एंगल कोइंसाइड ना करें। क्या ना कर रहे हो? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो फिर ये जो m की वजह से एंगल बन रहा है और ये जो a की वजह से एंगल बन रहा है, ये m और a एक ही जगह होने चाहिए, तभी तो एंगल सेम होगा। m और a जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? सेम जगह होने चाहिए, तभी उनसे बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा? सेम। देखो आपने जो अभी प्रूव किया है, आपने कहा BCM, चलो ये वाला हो गया छोटे वाला जो ब्लू से मार्क किया, ये BCM किसकी वजह से बन रहा था? m की वजह से, ठीक है। दूसरा एंगल आपने कौन सा लिया है? ACB ये पूरा एंगल है जो मैं पर्पल कलर से शो कर रहा हूँ। ACB वाला एंगल किसकी वजह से बन रहा था? A की वजह से। अब एक एंगल m की वजह से बन रहा है और एक एंगल a की वजह से बन रहा है, और दोनों एंगल्स को आप क्या लिख रहे हो? एक ही जगह पे बन रहे हैं दोनों। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब m और a कोइंसाइड करते हो, जब m और a अलग अलग ना हो। m और a अलग अलग होंगे तो ये वाला एंगल छोटा बनेगा और ये वाला बड़ा। क्या छोटा एंगल बड़े एंगल के इक्वल हो सकता है? No, फिर उसको छोटा और बड़ा एंगल थोड़ा ना बोलेंगे, फिर तो वो सेम एंगल कहलाएंगे, है ना। तो अगर छोटा एंगल और बड़ा एंगल ये दोनों आपका इक्वल आ रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये छोटा एंगल और बड़ा एंगल पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर लाई करता हो। एक दूसरे के ऊपर लाई करने का मतलब है कि ये m पॉइंट किसके ऊपर शिफ्ट करेगा? a के ऊपर। m पॉइंट किसके ऊपर शिफ्ट होगा? तो m और a कोइंसाइड करेंगे। m और a अगर कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल्स जो m और a की वजह से बन रहे थे, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल।
तो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस इज ओनली पॉसिबल, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन M and A coincide with, मैंने पहले ही कहा था ये बिल्कुल अलग मेथड है, इस तरह का आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, इसलिए पूरा फोकस समझने पर रखना है, ठीक है। अभी दोबारा क्लियर करूंगा तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। तो M और A क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कोइंसाइड, ठीक है। अब अगर M और A सेम है तो BM और BA एक बात हो गई। पहले आपने क्या कहा था कि M अलग है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि M और A तो सेम पॉइंट पर हैं, तो अगर सेम पॉइंट पर हैं तो BM और BA एक ही बात है। इट इम्प्लाइज BM इक्वल्स टू BA। अगर M और A कोइंसाइड कर रहे हैं, M और A एक ही पॉइंट पर हैं, तो ऐसा तो इसका क्या मतलब होगा कि BM और BA आपस में क्या है इक्वल। लेकिन आप BM को इक्वल किसके लेकर चल रहे थे? BM को माना किसके इक्वल था? बट BM equals to, अब BM equals to BA and BM equals to things which are equal to the same thing are equal to one another. इशिका आप भी खड़े हो जाओ बेटा। Things which are equal to the same thing are equal to one another. इन दोनों रिलेशंस की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि BA और PQ आपस में क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि AB वाली साइड PQ से बड़ी हो। तो देखो मैं AB वाली साइड को PQ से बड़ी लेकर चला था, लेकिन एंड में दोबारा से AB वाली साइड PQ के इक्वल आ गई है। AB वाली साइड PQ के, देखो वो जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर ये वाली साइड बड़ी भी तो हो सकती है, उसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि नहीं, वो साइड बड़ी नहीं होगी, अल्टीमेटली वो साइड्स भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। कैसे होंगी? अब फिर से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो थे APQ और PQ जो मेन ट्राइंगल्स थे वो आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ABC और PQR ट्राइंगल जो है वो आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय SA। दोबारा कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR में AB PQ के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, गिवन है। BC QR के इक्वल है, ये भी गिवन है। इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स फिर से क्या हो गए। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। आपके पास जो एक ट्राइंगल था वो ये है, और एक और ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम ABC, इस ट्राइंगल का नाम PQ, ठीक है, यही तो है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि AB जो है वो PQ से बड़ा हो सकता है, AB जो है वो PQ से बड़ा हो सकता है। तो ठीक है, अगर AB PQ से बड़ा है तो जो PQ वाली साइड है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको उठाऊंगा और इसके ऊपर लेकर आऊंगा तो कहीं ना कहीं तक तो जाएगा, AB के ऊपर कहीं ना कहीं तक तो जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है, क्या मान लिया उस पॉइंट को? ये कह रहा था कि भाई अगर मैं PQ वाली साइड को छोटा मान रहा हूँ और AB वाली साइड को बड़ा मान रहा हूँ, आपके कहने से कि भाई AB PQ से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, PQ को उठाऊंगा और AB के ऊपर लाऊंगा तो कहीं ना कहीं तक तो मैच होगा। किस पॉइंट तक मैच हुआ है? M तक मैच हुआ है। तो इसका मतलब मैं BM को PQ के इक्वल मान के चलूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इसको लेकर चल रहे हैं कि भाई ये इससे बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं तक तो मैच करेगा। तो किस पॉइंट तक मैच कर रहा है? तो इसका मतलब BM जो है वो PQ के क्या हो गया, इक्वल। फिर आपने इससे ही एक ट्राइंगल बना लिया C तक। फिर आपने कहा कि जो ये ट्राइंगल मैंने बनाया BMC वाला, ये PQR के कॉन्ग्रुएंट में दिखा सकता हूँ। कैसे? कि BM PQ के इक्वल है, अभी आपने बनाया था। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, इट इज BC वाली साइड QR के इट इज
जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ये वाला जो एंगल है ये तो पूरे एंगल के इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल पूरे एंगल के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ रही है बात? बोलो। yes, अब इसका मतलब सारी गड़बड़ यहाँ हो रही है, क्योंकि एक तो आ रहा है छोटा एंगल और एक आ रहा है और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर छोटा एंगल और बड़ा एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो दोनों एंगल्स एक साथ लाई करते हैं। कैसे लाई करते हो? अगर वो एक साथ लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब M वाला पॉइंट किसके ऊपर कोइंसाइड करेगा? A के ऊपर लाई करेगा। तभी तो अब जो M वाला पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है? A के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखो M की वजह से जो एंगल बन रहा था और A की वजह से जो एंगल बन रहा था, क्या वो अब इक्वल हो गए? तो ऐसा तभी पॉसिबल है, वो दोनों एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब M और A एक दूसरे के साथ क्या करें? कोइंसाइड। और अगर M और A कोइंसाइड कर रहे हैं तो BM और BA एक ही बात होगी। M और A एक साथ ला कर रहे हैं ना, तो BM और BA क्या होंगी? एक ही बात है। तो अगर BM और BA एक ही बात है और BM PQ के इक्वल था तो BA भी किसके इक्वल होगा? PQ के। तो वो जो बच्चा आपसे मेरे से कह रहा था कि सर AB PQ से बड़ा हो सकता है, तो मैंने उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि मैं अगर AB को PQ से बड़ा लेकर भी चलूँगा तो एंड में जाकर ऑटोमेटिकली AB जो है वो PQ के इक्वल आ जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। ये था आपके पास केस 2। आप में से कोई बच्चा और भी तो कुछ बोल सकता है, क्या बोल सकता है? कि AB PQ से छोटा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना इक्वल हो, जरूरी थोड़ी ना बड़ा हो सकता है कि AB जो हो वो PQ से छोटा हो। तो अब जो बनेगा वो क्या होगा? केस। अब देखो केस थर्ड से और ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा, और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन और फोकस रखना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं इतनी देर से मेहनत से समझा रहा हूँ आप इतनी देर से मेहनत से समझ रहे हो वो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए फोकस अभी यही रखना। केस थर्ड में बच्चा क्या बोला कि AB PQ से छोटा भी हो सकता है। तीन ही केस हो सकते हैं, या तो AB PQ के इक्वल था, या AB PQ से बड़ा, या AB PQ से छोटा। तो अब हम थर्ड केस यानी कि लास्ट केस पर आ गए हैं, जहाँ पर हम दो ट्राइंगल्स फिर से बना रहे हैं, ABC और PQ। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में AB जो है वो PQ से छोटा मान के चल रहे हैं। तो अगर AB PQ से छोटा है तो AB को उठाऊंगा, किसके ऊपर रखूंगा? PQ के ऊपर रखूंगा। कहीं ना कहीं तक तो मैच करेगा, है ना। जो ये वाली लाइन है AB वाली लाइन, अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और किसके ऊपर लेकर जाऊं? PQ के ऊपर लेकर जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं तक तो मैच करेगा ना, किसी पॉइंट तक तो मैच करेगा। तो वो जिस पॉइंट तक मैच करेगा उस पॉइंट को क्या नाम दे बताओ? N बोल दे इस केस में, ठीक है। तो अगर AB PQ से छोटा है तो आप AB को उठाओगे, PQ के ऊपर मैच कराने की कोशिश करोगे। एग्जैक्ट मैच तो नहीं होगा, लेकिन कहीं तक तो मैच होगा। किस पॉइंट तक मैच हो रहा है? N तक मैच हो रहा है। तो इसमें आप क्या लेट करोगे कि लेट N is a point on PQ such that AB equals to QN या NQ, एक ही बात है। जो आपने इससे पहले केस में किया था, अब हम उसी का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। AB को उठाया, यहाँ तक मैच कराया, किसी एक पॉइंट तक तो मैच कर रहा होगा, किस पॉइंट पर मान लिया? N। तो AB जो है वो QN के यानी कि NQ के इक्वल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर देते हैं, N की वजह से जो ट्राइंगल बना। अब ये ट्राइंगल उठाते हैं, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल ABC और NQ। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कौन सी चीज किसके इक्वल है? क्या AB QN के इक्वल है? yes, अभी हमने लेट किया था AB इक्वल्स टू NQ, ये हमने लेट किया हुआ है। क्या एंगल B एंगल Q के इक्वल है? yes, इट इज गिवन। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इट इज।
क्या BC वाली साइड QR के इक्वल है? इट इज ऑल्सो BC इक्वल्स टू QR, इट इज। क्या बता सकते हो ये दोनों चीजें कहाँ गिवन है? केसेस बनाने से पहले ही हमें ये दोनों चीजें गिवन थी, एंगल साइड एंगल से। तो हम एंगल साइड एंगल का ही तो यूज कर रहे हैं बार बार, है ना, जो गिवन था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड एंगल साइड, ऐसे। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल NQR जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल C इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ एंगल C बन रहा है। इसको क्या लिखेंगे? NRQ। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय CP। चलो ये दोनों एंगल्स तो यहाँ तक इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन एंगल C है किसके इक्वल? पूरे एंगल के। पूरे एंगल का नाम क्या है? एंगल R बोल दो या एंगल PR। तो एंगल C जो है वो किसके इक्वल है? PR, क्योंकि इट इज गिवन। फिर से देखो, मैंने एंगल साइड एंगल में जो गिवन था वो यूज किया। तो एंगल साइड एंगल में तीन चीजें गिवन थी, एक एंगल एक साइड और एक एंगल भी यूज हो रहा है, साइड भी यूज हो रही है और एंगल भी यूज हो रहा है। एंगल साइड एंगल, वो सारी चीजें जो गिवन थी वो हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का ही प्रूफ कर रहे हैं? एंगल साइड एंगल। कुछ बच्चों को लगता है कि हम तो इसमें बार बार SAS लगा रहे हैं, बार बार SAS लगा रहे हैं। वो ये नोटिस नहीं करते कि SAS क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एंगल और साइड इक्वल दी गई है, इसलिए लगा पा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब एंगल C इसके भी इक्वल, एंगल C इसके भी इक्वल, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग। इसका मतलब NRQ और PRQ आपस में क्या हो गए? फिगर के हिसाब से ये छोटा सा ग्रीन वाला एंगल और ये ब्लू वाला एंगल आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। क्या छोटा एंगल और बड़ा एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं? वो इक्वल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब वो क्या करें? अगर वो कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है M, ये यहाँ लाए ही नहीं करता। ये किसके ऊपर लाया करता है? देखो इसकी वजह से बना हुआ है ना ये वाला एंगल। ग्रीन वाले एंगल पर फोकस करो, छोटा सा रेड कर देते हैं। चलो इसकी वजह से बना हुआ है ना ये N, इसकी N की वजह से बना हुआ है ये। तो अगर मैं N को उठाकर, पॉइंट को नहीं खैर, साइड को, N वाली साइड को उठाकर यहाँ ले आऊं, आ गया। N वाली साइड को उठाकर यहाँ ले आऊं तो अब जो N की वजह से एंगल बन रहा था वो भी तो पूरा एंगल हो जाएगा, वो भी तो एंगल पूरा हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल दिखाए हैं तो ये एंगल्स इक्वल किस वजह से हो पाए हैं? क्योंकि N और P क्या करते हैं? कोइंसाइड। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, बस ध्यान से समझना सभी बच्चे। इट इज ओनली पॉसिबल when N and P coincide with each other. When N and P coincide with each other. तो अगर N और P एक दूसरे के साथ coincide कर रहे हैं तो इसका मतलब QN और QP आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना और समझ लेना। इसके बाद से यहाँ पर शुरू होते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है। अगर आपका N और P कोइंसाइड कर रहा है, N और P कोइंसाइड कर रहा है तो QN और QP आपस में क्या होंगे? इट इंप्लाइज QN इक्वल्स टू, बट आप QN को लेकर किसके चले थे? इक्वल AB के। बट QN है किसके इक्वल? AB के। ऐसा आपने लेट किया था, ऐसा आपने माना था, लेट किया था। तो अब QN QP के इक्वल और QN AB के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू। तो QP
QP और AB आपस में क्या आ गए? अब अगर QP और AB आपस में इक्वल है, फिर से दोनों में बड़े वाले ट्रायंगल्स में क्या लग जाएगी? कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS। तो हमने देखो एंगल साइड एंगल का ही प्रूफ किया है, लेकिन उसमें जो चीज़ें गिवन थी उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया? SAS। तो अब SAS लगाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। पहला केस तो मैंने बनाया जिसमें मैं खुद से AB और PQ को इक्वल लेकर चल रहा था, वो तो बहुत सिंपल सा केस था। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, BC वाली साइड QR के इक्वल, SAS से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दिया था? कॉन्ग्रुएंट। अब आप में से कोई बच्चा बोल सकता था कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि AB और PQ इक्वल हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि AB PQ से बड़ा। तो हमने AB को PQ से बड़ा मान लिया था। इधर ध्यान दो क्लास, AB को PQ से बड़ा मान लिया। फिर हमने केस बनाकर जब सॉल्व किया तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला कि AB और PQ तो आपस में भी क्या है? इक्वल है। तो अगर AB और PQ इक्वल है तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? फिर कोई ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि AB छोटा हो PQ से, तो जब हमने AB को PQ से छोटा मान के चले तब भी अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो AB है वो PQ के इक्वल है, जो AB है वो PQ के, और अगर AB और PQ इक्वल है तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? बाय CPCD नहीं, बाय SAS। तो तीन केस बन सकते हैं मेरे सामने, या तो इक्वल वाला या ग्रेटर वाला या तीनों बनाकर देख लिए, तीनों से हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल भी एप्लीकेबल है। बताओ किस किस को समझ